हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के चैप्टर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। तो ये प्रश्न बहुत आता है बच्चों पेपर में। तो कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में कॉर्क की पतली छीलन को अपने बनाए गए ने खुद के सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ये भी एक प्रश्न आता है कि कौन से सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो उन्होंने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी कोटनियाँ दिखाई दी जिन्हें कोशिका का नाम दिया। फिर अगला प्रश्न है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत आता है। तो सभी जीवों का जो शरीर है अत्यंत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। इसे जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और एक जीवित कोशिका सभी मूलभूत क्रिया कर सकती है जो जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न जी, अब पेज नंबर 68 के प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है CO2 तो पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर जाते हैं, इस पर आप चर्चा करें। तो CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ सामान्यतः विसरण द्वारा आकर कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर जाते आते रहते हैं। जब CO2 की जो सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाती है तो बाह्य पर्यावरण से CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती, तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की वो विसरण द्वारा CO2 कोशिका से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर O2 कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये अपनी कोशिका है, ठीक है ना। अगर इस कोशिका में अंदर CO2 की जो मात्रा है कम है और बाहर O2 की मात्रा ज़्यादा है तो जो विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो जाता है, तो बाहर से O2 कोशिका के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार विसरण के द्वारा CO2 और O2 का आदान प्रदान होता रहता है। अगला प्रश्न है कि प्लेज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। प्लेज्मा झिल्ली एक विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण कुछ चुने हुए पदार्थ को कोशिका के अंदर बाहर और जाने देती है। इस तरह प्लाज्मा अवांछित पदार्थ को रोक देती है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न पेज नंबर 70 के। तो बच्चों पेज के अकॉर्डिंग जो प्रश्न है ये उन पर चर्चा हो रही है अभी। तो पहला प्रश्न है क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करना। तो ये अंतर भी बहुत आता है, अपन उत्तर पढ़ेंगे सीधे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसका जो आकार होता है प्राय छोटा होता है, यूकैरियोट का बड़ा होता है। इसका केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है अस्पष्ट होता है ना, जिसे हम केंद्रकाय कहते हैं। इसका स्पष्ट होता है जो केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और इसमें यूकैरियोटिक में एक से अधिक होते हैं। और इसमें झिल्ली युक्त कोशिका जो होती है, जो कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये अंतर बहुत आता है और इसे मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। फिर अपन पेज नंबर 73 के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। क्या आप ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड मतलब हरित लवक में आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक और रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो कोशिका हमें पता है अपने जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवित कार्यों में करने में सक्षम है। अगर किसी भौतिक और रासायनिक प्रभाव के कारण कोशिका का जो संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका के सभी जैसे जितने भी कार्य हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सब प्रभावित होंगे और कोशिका अपना काम नहीं कर पाएगी और जीवन जो है कोशिका भी नष्ट होगी तो अपना जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। प्रश्न बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक रस होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले विषाक्त
विजातीय पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कोशिका के ठीक से कार्य न करने वाले अंग को भी नष्ट करके उसे साफ करने का कार्य करती है। मतलब कोशिका जैसे अपने शरीर में कुछ अंग होते हैं जो कार्य नहीं करते है ना, तो उन्हें वो नष्ट कर देती है और नष्ट करके उसे साफ भी कर देती है। कभी कभी पूरी कोशिका ही बीमार हो जाती है। कभी कभी अपने शरीर की कोई एक ऐसी कोशिका होती है ठीक से कार्य के साथ साथ पूरी तरह से बीमार हो जाती, बीमार करते हो, ठीक से वो कार्य ही नहीं करती। तब पूरी कोशिका को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम क्या करते हैं, फट जाते हैं और उन लाइसोसोम के जो अंदर एंजाइम होते हैं जो अपनी ही कोशिका को क्या करते हैं, पाचित मतलब पचा देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत आता है। तो मतलब जो लाइसोसोम है वो ये कार्य करता है, जो अपने शरीर का कोई भी अंग या कोई कोशिका जो नष्ट कार्य नहीं करती, बीमार हो जाती, तो उसे जो होता है उसे फट जाता है वो कोशिका। तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं उसे उस कोशिका को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, खुद ही पचा देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। फिर कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो बच्चों ये राइबो है, ये यो नहीं है, बा पे ओ की मात्रा, राइबोसोम में होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसको आप सही कर लें, यो नहीं है, ये बा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। तो ये भी प्रश्न बच्चों बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब अपन अंतर समझते हैं। जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। प्लाज्मा के झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है। इसमें हरित जो लवक होते हैं अनुपस्थित होते हैं, हरित लवक इसमें उपस्थित होते हैं। इसको पेड़ पौधे की जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तो पत्तियों में जो हरा एक प्रश्न ये भी आता है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है। तीसरा है रिक्तियाँ, जैसे वैक्यूल्स कहते हैं, अनुपस्थित होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, जबकि पादप कोशिकाएं बहुत बड़े होते हैं। सेंट्रोसोम इसमें उपस्थित होता है, इसमें पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, क्योंकि कोशिका का विभाजन पादप कोशिकाओं में नहीं होता, जंतु कोशिकाओं में होता है। गोल्जी उपकरण इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता, पेड़ पौधों में होता ही है। प्राय आकार में छोटी होती है जंतु कोशिका, जबकि पादप कोशिका बड़ी होती है। एक और आकार जंतु कोशिका कैसी होती है, अंडाकार होती है, और पादप कोशिका अंडाकार नहीं होती है। ये अंतर बहुत आता है, इसे कर लें। कभी कभी इनके चित्र भी आता है, तो चित्र की भी आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, तो ये भी प्रश्न बहुत आता है। तो कोशिकाओं के जटिल संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, जबकि इसमें होते हैं। इसमें गुणसूत्र एकल डीएनए आरए के बने होते हैं, इसमें गुणसूत्र एक से अधिक डीएनए के बने होते हैं। इसमें केंद्र का पाया जाता है, इसमें केंद्रक होता है, मतलब केंद्र का इसमें जो केंद्रक होता है अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। इसमें राइबोसोम जो होते हैं 705 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं 805 प्रकार के होते हैं। तो ये अंतर बहुत आता है, इसे आप कर लेना। यदि प्लाज्मा फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा, तो प्लाज्मा झिल्ली टूट या फट जाने पर जो कोशिकांग होंगे वो बिखर जाएंगे और कोशिका कैसी होगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी आता है। अगला प्रश्न है, यदि गोल्जी उपकरण ना होता तो कोशिका के जीवन पे क्या होता। तो गोल्जी उपकरण नहीं होता तो ईआर में संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते, उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण का बंद करना। यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। सीधा सीधा ये बात है। ईआर मरना जो अंतद्रव्यीय जालिका होती है वो क्या करती है, पदार्थों का निर्माण करती है, जैसे प्रोटीन वसा, इसका निर्माण करती है। और इसका निर्माण कहाँ होने के बाद संचय क्या होता है, गोल्जी उपकरण में होता है। अगर गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों है।
तो जैसे अपने अपन खाना खाते हैं तो अपने शरीर को एनर्जी आती है, तो अपने शरीर को एनर्जी का कार्य कौन करता है? कोशिका में। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होती है। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि अपने शरीर का बिजली घर या कोशिका का बिजली घर कौन है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और एक प्रश्न ये थे, अपने शरीर को एनर्जी किसको खाने से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट को खाने से मिलती है। और कोशिका का बिजली घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है चिकनी अंतद्रव्यी जालिका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और संश्लेषण इसमें होता है। और संचय कहाँ होता है? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण में होता है। अभी प्रश्न पढ़ा था ना, गोल्जी उपकरण नहीं होता तो क्या होता है? संचय उसमें होता। तो अगर वो गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न था कि संश्लेषण कहाँ होता है? संश्लेषण होता है SER, जिसका अर्थ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना जो भोजन है एंडोसाइटोसिस क्रिया से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में कोशिका का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। तो ये भी प्रश्न बहुत आता है। फिर अगला प्रश्न है, परासरण किसे कहते हैं? तो किसी अर्धपराग में झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भ्रमण करना, मतलब निकलना, परासरण कहलाता है। देखो तो बच्चों, विसरण के द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, विसरण और परासरण। तो विसरण अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो विसरण में CO2 और गैसों का आदान प्रदान होता है। और गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसमें होता है जल के अणुओं का सांद्र। अगर जल के अणुओं की जो सांद्रता कोशिका में के अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से जल कोशिका के अंदर जाएगा। किसके जरिए जाएगा? परासरण के द्वारा जाएगा। और गैसें जाएंगी अंदर तो किसके जरिए जाएंगी? विसरण के द्वारा। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित परासरण का प्रयोग करना है कि छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के क्या बन जाए? कप बन जाए। और इनमें से एक कप को उबाले आलू में भरना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप A को खाली रखो। कप B में एक चीनी डालनी है और कप C में चम्मच नमक डालना। मतलब कप मतलब आलू को अपन ने आधा काटा और उसके अंदर को निकाल के आलू का कप बनाया अपन ने। तो एक कप को अपन ने खाली रखा, आलू के एक कप को, दूसरे में क्या डाला? चीनी डाला। और तीसरे वाले कप में क्या डाला? नमक डाला। और अपन को देखना है क्या परिवर्तन होता है। और एक चौथा वाला कप भी है, इसको नीचे पढ़ते हैं। उबले हुए आलू से बनाए गए कप D में 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब देखते हैं अपन ने क्या परिवर्तन देखेंगे। तो B और C के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया? A आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? A और D आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन अपन पढ़ते हैं। तो जल के अणुओं का जो परासरण है अर्धपारग में झिल्ली द्वारा क्या हुआ? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता खाली स्थान नमक और चीनी की ओर होता है। इससे जल और बीज खाली भाग में एकत्रित हो गया है ना। और जबकि A आलू इस उपयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे ज्ञात होता है यदि हम ऐसे 2 विलयनों को लें जिनकी सांद्रता बराबर है तो अर्धपारग में झिल्ली के जल के अणुओं में कोई गति नहीं होगी। अगर सांद्रता अंदर और बाहर बराबर होती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर D आलू के खाली भाग में जल एकत्रित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उबालने से प्लाज्मा झिल्ली क्या होगी? मर गई। उबला आलू था D, है ना। उबले आलू में अपन ने डाला था, तो जो था उबले आलू से उसकी प्लाज्मा झिल्ली मर गई, जिससे उसकी पारगम्यता नष्ट हो गई, जिससे जल के अणुओं का परासरण नहीं हुआ। तो A आलू के खाली भाग में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के कप के अंदर और बाहर की जो सांद्रता थी वो समान थी। A आलू का जो कप था जिसमें अपन ने क्या डाला था? वो जो खाली था, तो उसमें अंदर और बाहर दोनों ओर क्या थी? सांद्रता बराबर थी, इसलिए इसमें कोई गति नहीं हुई। तो बच्चों ये प्रश्न पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।